Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. तो हमने लास्ट एक सीएम फ्रेम का वीडियो आया था हमारा एंड उस वीडियो पे हमने एक सवाल एज अ होमवर्क दिया था एंड यस एज आई प्रॉमिस कि हमने इसका सोल्यूशन इस सीरीज में लाना है। तो इसी सोल्यूशन के साथ आए हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपने अभी तक सी फ्रेम वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखें और उसका मजा ले सकते हैं। काफी बढ़िया कंसेप्चुअल वीडियो था, बहुत सारी चीजें सीखने लायक हो सकती हैं उसमें आप। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर इसको जाके एक बार फॉलो कर सकते हैं एंड इस सीरीज में अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं और उसके पहले कुछ 20-25 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप उसको भी एक बार जरूर देख लें। सारे क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। तो यस, आगे बढ़ते हैं एंड हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ एंड फिर अपन सॉल्यूशन वाले पार्ट पर आएंगे। ओके, सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है। ये दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं। इस बॉल को यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है और फिर हम चाहते हैं कि ये इस बॉल को ये क्या मिनिमम स्पीड दे जिससे कि ये वाला बॉल ऊपर की तरफ उड़ जाए। ऐसा हम चाहते हैं और फिर हमें कुछ देखना है कि अगर उस मिनिमम स्पीड से फेंकते हैं तो फिर वेलोसिटी वगैरह कैसे होने वाली है, एक्सेलरेशन कैसे होने वाली है सेंटर ऑफ मास की, इसके बारे में हमें बात करना है। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, हम एक बार रीड कर सकते हैं फिर हम सोल्यूशन वाले के पार्ट चलते हैं। तो ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का एक सवाल है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें इंक्लूडेड है। तो चलो उसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। ओके, सो सोल्यूशन में सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक बॉल है और यहाँ पर एक बॉल है और हमने कुछ उसे ऐसा रख दिया है। अब देखो, मेरे पास दो मेथड्स हैं। अगर मैं बोलूँ तो अपने पास दो मेथड है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसा बॉल यहाँ पे रखा हुआ है। इसको किसी यू की स्पीड से जब हम लॉन्च कर रहे हैं, यू की स्पीड से लॉन्च कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये अगर किसी पर्टिकुलर थीटा पर देखो, मान लो जब ये यहाँ पर था, ये पूरा सिस्टम यहाँ पर है, ये भी आगे बढ़ा होगा। तो बट मैंने अभी फिलहाल ऐसे बना दिया। तो एक चीज पक्का है कि इसके पास जो वेलोसिटी होगी नेट, वो अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। वर्टिकल वेलोसिटी इसके पास अभी तक आई नहीं है, अदरवाइज ये लिफ्ट अप हो जाएगा। इस वक्त इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी जस्ट आने वाली है, ये उठने वाला है। ठीक है, अभी तक इसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है और एट द टाइम व्हेन इट जस्ट अबाउट टू लिफ्ट उस वक्त भी इसके पास कोई वर्टिकल स्पीड होगी। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो इस जगह पर टेंशन क्या लग रहा है। अगर इसको ऊपर उठाना है तो यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है और यहाँ पर टेंशन का एक कंपोनेंट लग रहा है। सपोज इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये डी साइन थीटा हो गया। एंड नीचे की तरफ इसका एक वेट लग रहा है एम जी, नीचे की तरफ एक इसका वेट एम जी की तरह नीचे की तरफ लग रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि अगर मैं स्पीड, यहाँ पे टेंशन ऐसा हो गया और इस जगह पर टेंशन हो रहा है कुछ ऐसा टी। एंड आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल हमेशा, दोनों पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज देयर एंड दिस का मास और ये लेंथ, ये डिस्टेंस L/2 मेंटेन है। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि सर्कुलर मोशन इसके अबाउट ऐसा कुछ मोशन चल रहा है। और अगर इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो एक टेंशन लग रहा है इसमें, इस डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा है। और अगर आप साथ में देखो तो फिर इसका एक वेट लग रहा है एम जी नीचे की तरफ। एंड अगर ये जस्ट लिफ्ट हो रहा है, ध्यान से देखना इस बात को, ध्यान से सुन। अगर ये सिस्टम अभी लिफ्ट हो रहा है, हम अगर ऐसा मान लें तो इस वक्त सिस्टम पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था वो जीरो हो गया हो। सिस्टम पे यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया हो। तो सिस्टम पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, एक एम जी ए और एक एम जी ए। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर देखें तो 2 mg है और
अगर एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए लगाऊं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो यहाँ पर मास v टू m है सिस्टम का, तो ओवरऑल मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज g एट द टाइम व्हेन इट इज अबाउट टू लीव। तो हमने अभी किसी भी जनरल थीटा पे मान लिया है कि ये लीव करने वाला है, और इस वक्त मैं बोल सकता हूँ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g होगा डाउनवर्ड्स, जी होगा डाउनवर्ड्स। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इन बॉडीज को देख रहा हूँ, तो ये एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और उसके साथ में इसमें एक शूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा मुझे ऊपर की तरफ, m इंटू जी। तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर इंटरवल पे ये दोनों फोर्सेस कैंसिल कर रहे हैं, और इसमें भी एक m इंटू जी लगाऊंगा तो ऊपर वाले फोर्सेस यहाँ पर भी कैंसिल कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई है कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यहाँ पर एम जी ऊपर भी एक लगेगा, और टेंशन मतलब बोल सकते हैं कि अ, ऊपर की तरफ एम जी, नीचे की तरफ एम जी कैंसिल लग रहा है, टेंशन टी साइन थीटा इसको अपलिफ्ट करने के लिए उस वक्त सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हेल्प कर रहा है। और अगर ओवरऑल देखें तो टेंशन एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है फॉर दैट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो ठीक है, दोनों जगह से वैसे ही कुछ दिख रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टेंशन यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर एक बात यहाँ पर और ध्यान दें, तो अगर इसको वेलोसिटी जरूर ऐसे दिखने वाली है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वेलोसिटी ऐसे दिखने वाली है। तो एक v ऐसा मान लेता हूँ, एक v ऐसा मान लेता हूँ। तो ये जो मैंने v बनाया है ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। ये वाला जो v है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या दोनों v होगा? बिल्कुल, दोनों के मासेस सेम है एंड सेंटर ऑफ मास जीरो मोमेंटम फ्रेम है। तो हमने पढ़ा है, तो इस हिसाब से अगर ये m इंटू वी इधर मोमेंटम क्रिएट कर रहा है तो m इंटू वी यहाँ पे करना पड़ेगा, और मासेस सेम है इस वजह से वेलोसिटी वगैरह सेम होगी इस इंस्टेंट। तो ठीक है, v, तो अगर टेंशन की बात करें तो टेंशन एक तरह से सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ टेंशन इज एम वी स्क्वायर बाय एल बाई टू, जिससे लिख सकता हूँ टू एम वी स्क्वायर बाय एल। तो ये टेंशन की वैल्यू है किसी इस जनरल वैल्यू, किसी एक जनरल इस जब ये लिफ्ट हो रहा है उस वक्त टेंशन की वैल्यू ये है। ये मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखते हुए बता रहा हूँ। और अगर ग्राउंड फ्रेम से सोचे, अगर ग्राउंड फ्रेम से सोचे तो ये बॉल इस वक्त जस्ट लिफ्ट हो रहा है ग्राउंड फ्रेम से, और जस्ट अगर लिफ्ट हो रहा है तो टेंशन दिख रहा होगा ग्राउंड से, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया होगा ग्राउंड फ्रेम से। तो और लगने वाला फोर्स कौन सा दिख रहा होगा? एम जी। ये दो रियल फोर्सेस दिख रहे होंगे उस ग्राउंड फ्रेम से। और अगर हम देखें तो ये ऊपर की डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे जस्ट ऊपर उठने वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि एम जी और टेंशन उस मूवमेंट में इक्वल हो गए होंगे। ये ग्राउंड फ्रेम से इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से और इस एम जी को इक्वेट कर दूं तो मुझे एक रिजल्ट मिलने वाला है टू एम वी स्क्वायर बाय एल, और इसको मैं इक्वल लिख रहा हूँ एम जी के, यहाँ से एम वगैरह कैंसिल। तो ये जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उससे मैं क्या लिख सकता हूँ? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एल बाय टू, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एल बाय टू। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एल बाय टू, और ये सॉरी टी साइन थीटा है ना कि टी। तो मुझे यहाँ पर एक साइन थीटा का टर्म भी एक्स्ट्रा लिखना चाहिए, बिकॉज टी साइन थीटा इसे लिफ्ट कर रहा है। तो टी साइन थीटा, और इस हिसाब से अगर देखें तो जी एल साइन थीटा बाय टू, ऐसा कुछ मेरी वेलोसिटी वगैरह इस मोमेंट पर आ जाता है। जी एल साइन थीटा एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा। सो थोड़ा सा इक्वेशन यहाँ पे गड़बड़ है, इसको सुधारते हैं। तो यहाँ से मुझे टी की वैल्यू चाहिए, तो टी इज एम जी अपॉन साइन थीटा। सो इसका मतलब ये हुआ कि एम वी स्क्वायर बाय आर,
और आर यहाँ पर L/2 है, के इक्वल है टी के, और टी की वैल्यू है mg/sin थीटा। तो उसका मतलब है v² की वैल्यू है g/2l sin थीटा। v की वैल्यू है g/2l sin थीटा। आपको समझ में आ गया होगा ये कि ये कैसा आ रहा है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखने पर ये सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे है। उस सर्कुलर मोशन के लिए अगर नेट फोर्स देखें तो सूडो फोर्स के वजह से mg वाले फोर्स कैंसिल हो गए, और इस वजह से सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स सिर्फ टेंशन का था, तो टेंशन सेंट्रीपिटल की तरह एक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहे हैं। तो जो हमारा ओमेगा के लिए आर परपेंडिकुलर है वो L/2 ले लिया हमने, एंड mv² by L/2। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, और ग्राउंड फ्रेम से देखने पर ये बॉडी जस्ट ऊपर उठने वाला है इसका, और अगर जस्ट ऊपर उठने वाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि t sin थीटा और mg इक्वल हो गए होंगे, बिकॉज ग्राउंड फ्रेम से ये रियल फोर्सेस ही दिख रहे होंगे। तो टेंशन की वैल्यू mg sin थीटा भी लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैं दोनों को इक्वेट करके इस रिजल्ट पे पहुंच सकता हूँ। v की वैल्यू उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये होगी, एंड व्हाट इज v? वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात इस पे आते हैं। आप फिगर देख रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट में ये थीटा एंगल पर है, और हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात किया था, काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी लिखना सीखा था। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो v cos थीटा एंड vc। तो आप देख सकते हो v वाला विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इधर था, एंड यस सेंटर ऑफ मास की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे इनिशियली रेस्ट पे था, बिकॉज हमने ऊपर की तरफ लॉन्च किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली थी नहीं, तो फाइनली भी इस मोमेंट में भी होगी नहीं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किस डायरेक्शन पे होगी? हमेशा वर्टिकल होगी, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है सिस्टम पे। इनिशियली हमने ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी थी, तो VCOM चेंजिंग है, बिकॉज ग्रेविटी वगैरह लग रहा है, नॉर्मल वगैरह का वर्क है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंजिंग है, बट कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी चेंजिंग है, और इसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल ही है। हॉरिजॉन्टल में कभी भी सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड आई नहीं है। इस वजह से मैंने यहाँ पर VC ऊपर की तरफ लगा दिया है, बिकॉज मुझे उसका डायरेक्शन पता है। तो इस हिसाब से ये पार्टिकल अभी जस्ट उठने वाला है, तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी इस मोमेंट पे कुछ भी नहीं है। और अगर इसके पास इस मोमेंट में कुछ भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, तो उसका मतलब ये VC का ये जो कंपोनेंट आया है VC v cos थीटा, ये आपस में इक्वल हो जाना चाहिए VC से। तो एक रिलेशन मुझे यहाँ पर भी आ गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जो ये वाला है, ये v के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी मुझे पता हो गया। तो अब हमें आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना चाहिए कि क्या अब हम एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं? बिकॉज जब हमने शुरू में इसको प्रोजेक्ट किया ना, इसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। तो इसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, तो टेंशन जो उसको लिफ्ट करने वाला है वो भी कम हो रहा है। तो हो सकता है कि ये कहीं बीच में लिफ्ट हो जाए, अदरवाइज उससे कम वेलोसिटी देने पे ओवरऑल अपलिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सवाल पर है, आप समझ रहे होंगे उस चीजों को। तो अगर मैं आगे बढ़ूं, तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात आती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बनेगा, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बनेगा? तो आप देख सकते हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, और अगर इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राउंड with respect to the center of mass, body situated at the center of mass, this ground is not at rest। उसके हिसाब से ग्राउंड रेस्ट पर नहीं है।
और अगर ग्राउंड रेस्ट पे नहीं है तो ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो डज सम वर्क, नॉर्मल रिएक्शन का भी कुछ वर्क होगा। तो अगर आप वो वर्क निकाल लेते हो तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आप वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह लगा दो, बट वो निकालना पॉसिबल नहीं है और बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं थिंकिंग, हाई लेवल थिंकिंग चाहिए, इधर उधर बहुत सोचना पड़ेगा, तो हम नहीं चाहते हैं उस पे जाना। तो मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे के रिस्पेक्ट में एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाना चाहता। तो मैं किस फ्रेम से आऊंगा? मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर किसी तरह सेंटर ऑफ मास मतलब ये ग्राउंड वगैरह नॉर्मल रिएक्शन का वर्क नहीं लिखना है। तो मतलब मैं इस पॉइंट को कभी भी मोशन पे नहीं चाहता हूँ, अदरवाइज अगर ये पॉइंट मूव करने लगेगा तो उस पे भी नॉर्मल रिएक्शन ने भी वर्क किया है किसी फ्रेम से। तो मैं ग्राउंड फ्रेम प्रेफर करूंगा यहाँ पर और ग्राउंड फ्रेम से एनर्जी कंजर्व करूंगा। तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम से सोचें तो वर्क किसने किया? ग्रेविटी ने किया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस या फिर, और अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, या फिर अगर मैं एनर्जी भी कंजर्व करना चाहूँ तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है सिस्टम पे, तो एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। तो चलो बेहतर होगा एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ इनिशियल एनर्जी की हाफ एम ये क्यू स्क्वायर, और फाइनली एनर्जी जो हो गई है वो तीन पार्ट में आ गई है। इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, सामने की तरफ होगा, इसके पास भी एक काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास भी एक काइनेटिक एनर्जी है, और इसके पास एक पोटेंशियल भी गेन किया है ये, जिसका ये वाला हाइट शायद जी एल साइन थीटा है, एल साइन थीटा है। तो जी एम जी एल साइन थीटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा मैं, ठीक है, जी एल साइन थीटा ये वाली ओवरऑल हाइट है। तो ठीक है, बट अब हमें इसकी वेलोसिटी ये भी साइन थीटा लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा। उससे बेहतर है हमने जो सीखा है कि काइनेटिक एनर्जी with respect to ground can be written as kinetic energy with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass। ऐसा कुछ सीखें, kinetic energy with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass, और kinetic energy with respect to center of mass, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में टू पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ म्यू व्हिच इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो उसे मैं लिखूंगा m/2, और v रिलेटिव इन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी, एक चीज अगर आप यहाँ पर देखें तो v रिलेटिव अगर देखें तो ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है और ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, और अगर इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो वीसी तो दोनों के पास है, ये वीसी सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी, तो वी रिलेटिव एक तरह से 2v ही आने वाला है। सो 2v होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हाफ इंटू 2m सिस्टम का मास इंटू वीसी होल स्क्वायर, और साथ में कुछ एनर्जी आया है एम जी एल साइन थीटा, एम जी एल साइन थीटा, ये वाली एनर्जी हमारी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम पे आ चुकी है। और ये वाली काइनेटिक एनर्जी हो गई सिस्टम की, और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो गई, ये इनिशियल एनर्जी थी, हमें इनको आपस में इक्वेट करना है। और वीसी मुझे वी के टर्म्स में पता है, तो मैं इस इक्वेशन से u की मिनिमम वैल्यू चाहूंगा, तो मैं यहाँ पर v के फॉर्म में, और v की वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जी एल साइन थीटा थीटा के फॉर्म में, तो अब यहाँ से हम u एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाल चुके हैं, और u एज अ फंक्शन ऑफ थीटा को सॉल्व करते हैं और उसे मिनिमाइज करते हुए देखेंगे किस मिनिमम u से ऐसा अचीव किया जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पे किया, आप ध्यान से देख सकते हैं। उन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया हूँ, वीसी को मैंने रिप्लेस किया है वी कॉस थीटा से, एंड ये 2v स्क्वायर mgl साइन थीटा। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड वगैरह कर रहे हैं अपन, यहाँ पर इस 2 को इधर भेज दिए, m वाले टर्म्स को कैंसिल कर दिए, एंड ठीक है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हुए यहाँ पर एक्सपेंड किया। और चीजों को इस तरह से आप उसको सॉल्व जरूर से करेंगे, बस देख के इसमें खुश नहीं हो जाना है, यहाँ तक आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है और इस जगह पर पहुंचना है। तो मुझे किसी तरह इस टर्म को मिनिमाइज करना है। अब देखो इस टर्म को मिनिमाइज करना भी थोड़ा
हाँ बोल सकते हैं परेशानी वाला काम है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या सोचा कि जीएल साइन थीटा ये यू स्क्वायर की वैल्यू है, हम यू स्क्वायर को मिनिमाइज करना चाहते हैं, मतलब इस टर्म को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो फिर मैंने कुछ ऐसा सोचा कि 2x अपॉन 2x प्लस एक्स एफ एक्स एफ ऑफ एक्स है और इसको फिर एफ एक्स एक्स निकालना। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा को एक्स वगैरह ऐसा मानते हुए काम कर रहा हूँ तो फंक्शन को तो हम देख सकते हैं, अगर सॉल्व करता तो मैं √2 आता, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इसको अगर इज इक्वल्स टू 0 करता तो √2 वगैरह टर्म आता, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है कि फंक्शन अगर आप ओवरऑल देखें तो एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, मतलब साइन एक्स को सोचो आप, तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है, एंड साइन थीटा बढ़ने का मतलब है कि ओवरऑल एफ टेक्स एक्स जो हमारा है वो ओवरऑल टर्म अगर देखें तो डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है 0 से π/2 के बीच में, तो अगर मुझे इस सिस्टम का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो एक्स की या फिर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो आई थिंक वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी जब थीटा की वैल्यू π/2। ये मेरा अप्रोच था सोचने के लिए, और अगर इसको अपन इस तरह से सोचें तो यहाँ से मैं जब उसकी साइन थीटा की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे वैल्यू यहाँ पर ओवरऑल 3 मिल जाती है इस पूरे टर्म की। तो यू स्क्वायर की वैल्यू 3gl के इक्वल हो जा रहा है यू स्क्वायर की वैल्यू। सो यहाँ से यू की वैल्यू में √3gl लिख सकता हूँ। ये वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट आप अपने मैथमेटिक्स जो भी आपको अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे थोड़ा और बेहतर से किसी मेथड से अगर आप समझ पा रहे हैं, उनके पास और कोई वे है तो आप उनसे सीख सकते हैं। एंड इसका फिर मैंने क्या किया, एक ग्राफिकल अप्रोच भी देखना चाहा, और इसका ग्राफ जब मैंने नेट में सर्च किया देखा तो आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ओके। सो मैंने मिनिमाइज करना चाहा उसी फंक्शन को, और जब मैंने इसको मिनिमाइज करना चाहा सेम फंक्शन को तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 3 देखने को मिल रही है, जो कि हमने वहां पर भी उस मेथड से सोचा था। और फिर अगर मैं आपको ये ग्राफ को थोड़ा और बढ़िया से दिखाऊं तो ये ग्राफ भी हमें ऐसा ही कुछ बता रहा है कि एक्स की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर, ये जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है ये 3 पर आ रही है। तो हमें ये मिनिमम वैल्यू ही चाहिए थी इस फंक्शन की, और ये मिनिमम वैल्यू किसी तरह 3 पर ही देखने को मिल रही है हमें। तो इस तरह से भी मैं सोच सकता हूँ कि यस, हमने जो इस तरह से अप्रोच से इस चीजों को सोचा है ये भी गलत नहीं है। बट अगर इससे बेहतर कोई अप्रोच आपको कोई टीचर बताता है तो आप जरूर से कंफर्म कर सकते हैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से। फिजिक्स की बात करें इस क्वेश्चन में तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें लगानी थी और इस इक्वेशन तक पहुंचना था। एंड आफ्टर दैट ये अप्रोच भी हम सोच सकते हैं, बट अगर इससे बेहतर कोई अप्रोच आपको मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और बस ठीक है, तो ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट था। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल था। अगर आप सोचें तो एक एक चीजों को अगर यहाँ पर सोचें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें कब फ्रेम चेंज करना है, किस हिसाब से कैसे देखना है। ये बहुत कुछ सोचने लायक था इस सवाल। और बात रही बाकी के बचे हुए 2 ऑप्शंस पे, अगर मैं ऑप्शंस दिखाऊं आपको, सो ओके। सो बाकी पे जो 2 ऑप्शंस बचे हैं तो यस आप समझ रहे हैं कि एक्स ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। एंड आफ्टर दैट ये जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर इसके बारे में सोचें तो यस बिल्कुल सही बात है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमने देखा है कि जस्ट ये लिफ्ट होने वाला है। जब जब ये बिल्कुल लिफ्ट होने वाला है तो अभी हमें पता है कि इस सिस्टम पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी का 2g लग रहा होगा, इधर पे 2mg का फोर्स लग रहा होगा। उस हिसाब से हमने एक्सेलरेशन g ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन इज g एट द टाइम ऑफ अपलिफ्टमेंट। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी हमने देखा कि ये कब मैक्सिमाइज हुआ है, जब थीटा की वैल्यू π/2 है। और अगर थीटा की वैल्यू π/2 है तो आप समझ सकते हैं ये पार्टिकल कुछ ऐसा हो गया है, ये सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है। और विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास उसके पास वेलोसिटी ऐसा है और उसके पास वेलोसिटी ऐसा है। बहुत ऑब्वियस है, आप समझ रहे होंगे सर्कल पे घूम रहा है सेंटर ऑफ मास। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन पे था, ऊपर की डायरेक्शन पे।
और आप देख सकते हैं कि अभी सिंस नीचे वाले पार्टिकल के पास कोई भी वेलोसिटी अब ऊपर की डायरेक्शन में नहीं है, तो इसके पास भी ऊपर की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी इस वक्त में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो वीसी वाला जो पार्ट है, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वी वाला पार्ट है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लग रहा है, उसका कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि इसको ऊपर की तरफ ले जा सकता है। तो यस, मैं बोल सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो तो बीसी की वैल्यू इस पर्टिकुलर मोमेंट में जीरो होने वाली है वर्टिकल। और अगर आप इस फॉर्मूले से भी सोचें तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 रखता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उस इंस्टेंट पे जीरो हो जाने वाला है। तो ये था ओवरऑल सवाल। आप चाहो तो ये एनर्जी, अगर आपको ये थीटा 90 पता चल जाता है तो फिर सवाल में तो कुछ बचा नहीं, आपका आंसर ऑलरेडी आ गया। बट आप चाहें तो एक बार इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी एनर्जी लिख सकते हो। सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में नहीं, एक ऐसी फ्रेम जो कि इनिशियल सेंटर ऑफ मास के स्टेज में थी। तो चलो किसी और वीडियो में उसके बारे में बात किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको आई थिंक समझ में आएंगी चीजें, और अगर कुछ परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।